चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं वाष्प दाब, यानी कह सकते हैं किसी ताप तथा साम्य अवस्था किसी ताप तथा साम्य अवस्था पर, ठीक है, ठीक है, वाष्प के द्वारा, ठीक है, दरों पर या दरों की सतह पर आरोपित दाब या डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो कह रहा किसी ताप तथा साम्य अवस्था पर, ठीक है, वाष्प के द्वारा दरों की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो हमारा जो कहानी है वो यहाँ से मुख्यतः चालू होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, तो यहाँ पर अगर देखें, ठीक, तो भाई साम्य अवस्था क्या है? तो वही कहा गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, द्रव है, तो द्रव के सतह जो है ना, अब ये इसको हम एक कंटेनर में इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो गैस के अणु है ना, द्रव के जो अणु है ना, अब क्या करेंगे, वो वाष्प में बदलेंगे। किस में बदलेंगे भाई? वाष्प में बदलेंगे। ठीक है, तो वाष्प में बदलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो है जब इधर उधर ये वाष्प जो है वो जब इधर उधर टहलेंगे ना, तो टहलते टहलते कभी लग बाय चांस यहाँ आकर के टकरा जाएंगे। तो जब यहाँ दरों की सतह पे आके टकराएंगे तो हम ये कहेंगे कि ये वाष्प जो है वो दरों में बदल गया। तो हम ये कहेंगे पहले क्या हो रहा था, तो हम कहेंगे कि दरों जो है वो भाई साहब गैस वाष्प में बदल रही थी। किसमें? वाष्प में बदल रही थी। तो इसी को कहते थे हम वाष्पन। क्या कहते हैं भाई? वाष्पन। तो अब क्या होगा, जब भाई वाष्प जो होगा वो घूमता टहलता आएगा तो कभी कभी इस सतह पर टकरा जाएगा पानी के या द्रव के, तो ये क्या होगा, वाष्प जो होगा वो द्रव में बदल जाएगा। तो हम ये कहेंगे इसे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। तो होगा क्या कि जो शुरुआत में वाष्पन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अणु कम रहेंगे तो खाली जगह पाएगा, भर भरा के निकल जाएगा और इसमें भर जाएगा। लेकिन जब इसमें अणु ज़्यादा होने लगेंगे तो वाष्प बनना कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया पहले बढ़ेगी, धीरे 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 घटने लगेगी। अब कह रहा, अब वाष्प जब बन चुका तो ये जो गैस के अणु, मान लो एक था तो टकराने की संभावना कम थी तो संघनन कम था। दो अणु हो गए, टकराने की संभावना बढ़ेगी, संघनन बढ़ेगा। तीन होगा तो और बढ़ेगा, 4 5 6 ऐसे 100 हो जाएंगे तो और क्या होंगे, टकराने की संभावना बढ़ेगी, संघनन की प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में वाष्पन बढ़ेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। संघनन क्या होगी, शुरुआत में कम होगा और धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो एक क्या हो रहा है, वाष्पन धीरे धीरे घट रहा है, संघनन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं समान हो जाएंगी, तो उस अवस्था को हम कहते हैं भाई साम्य अवस्था। साम्य अवस्था। तो ये कह रहा भाई हमें साम्य अवस्था पर ही क्या जरूरत थी बताने की। तो साम्य अवस्था में ये कहा गया कि भाई जितना वाष्प बनेगा उतना वाष्प द्रव में बदल जाएगा। फिर से समझिए, जितना जो द्रव है वाष्प में बदलेगा उतना वाष्प टकरा करके द्रव में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वाष्प के अणुओं की जो संख्या होगी वो निश्चित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। तो इनके द्वारा जो इस पर दाब डाला जाएगा वो तो निश्चित होगा ना। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। अब मान लो साम्य अवस्था नहीं होती तो यहाँ गैस के अणुओं की संख्या कम होती तो दाब यहाँ कम होता, वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाती,
तो दाब कुछ और आ जाता। इसलिए हमें साम्य अवस्था की जरूरत पड़ी जिसमें वाष्प के अणुओं की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, समान हो जाती है। क्लियर हुआ नहीं? वो इसीलिए कह रहा है किसी ताप तथा साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा, इस वाष्प के द्वारा दरों की सतह पर जो डाला गया दाब होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहेंगे हम? वाष्प दाब कहते हैं, यानी वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ? तो ये जो यानी वेपर है वो क्या होगा, इस पे स्ट्राइक करेगा और ये क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और ये लिक्विड क्या होंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, इक्वल आएगा। तो इसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं हम? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर प्लीज इस इंग्लिश में, ठीक है, तो एक्चुअली इट इज ए हिंदी मीडियम, ठीक है, क्लासेस, सो आई कांट स्पीक हेयर, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन हेयर, ठीक है, I will upload the video on Saturday and Sunday, so you can join my channel, ठीक है, and you can watch my channel, ठीक है, Sunday and Saturday, okay? चलिए, अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया भाई वाष्प दाब होगा, तो यहाँ पर इसका फिगर आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो यहां से क्या होगा, इस पे जो दाब डाला जाएगा, ठीक है, तो इसी को आरोपित जो दाब होगा वाष्प दाब कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, अब वाष्प दाब से हमें समझ में आया राउल्ट का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना हमें? चलिए तो टॉपिक समझते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है उसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए राउल्ट का जो नियम होता है ये कह रहा है कि ये दो प्रकार है, यानी इसके दो नियम हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है अगर बोर्ड में आपको लिखना है तो लिखेंगे एक, यानी जो मैं दूसरा बताऊंगा वही आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं है ये लिख देंगे गलत हो जाएगा, आप इसको भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली जो है वो दो घटक वालों का ही लिखवाते हैं। तो जो दूसरा जो नियम है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और उसी को आपको क्या करना है, पढ़ना है और एग्जाम के लिए तैयार करना है। क्लियर हुआ? हालांकि यहाँ से उसका लिंक जो बहुत ज़्यादा है और इसके ग्राफ को भी हम समझेंगे। ठीक है, मेरा काम है पूरे एनसीईआरटी को कवर करना और मैं पूरे एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो है ध्यान देंगे कि थोड़ा सा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या नहीं, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का जो नियम है, ठीक है, वो राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, वो सन 1886 में दिया था। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें जो दो नियम आता है, क्या पहला नियम क्या है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, विलयन है, यानी पानी रखा हुआ है। ठीक है, पानी है यानी जल है, और इसे हम एक बंद कंटेनर में रख देते हैं। एक बंद कंटेनर में हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये पानी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो पानी होता है, वाटर जो होता है, ये वेपर में बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है। तो इस गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, यानी गैस के अणु होते हैं, ठीक है, उसका जो इस पर दाब लगता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, तो ये होता है आपका विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम क्या, पहले क्या था आपका, जल था, जल को हम क्या कहते थे, विलायक कहते थे। जल को हम क्या कहते थे, विलायक कहते थे। लेकिन अगर हम क्या कर दें, अगर इसमें हम चीनी मिला दें, क्या मिला दें हम, चीनी मिला दें, तो चीनी क्या है, तो हम कहेंगे ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। क्लियर हुआ? यानी चीनी जो है वो जल में नहीं घुलता है, चीनी जो है वो जल में जल में घुलता है, लेकिन ये वाष्पशील नहीं होता है, यानी वाष्पित नहीं होता, गैस में नहीं बदलता है। क्लियर हुआ? यानी वॉलेटाइल नहीं होता है। ठीक, और ये जल जो है वो कह सकते हैं वॉलेटाइल होता है, यानी जल में कह सकते हैं जल जो होता है वो वाष्पित होता रहता है। चलो ठीक है, तो जल कहेंगे ये वाष्पित हो रहा है, ये अवाष्पित यानी वाष्पशील नहीं है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि जो वाष्प बनेंगे,
अब वो तो चीनी के तो बन नहीं रहे हैं, तो बनेगा किसका? तो कहेंगे कि विलायक का ही बनेगा। किसका बनेगा? विलायक का ही बनेगा। तो इसको जब मिला दिए दोनों को तो क्या मिल गया? तो हम कहेंगे विलेय और विलायक दोनों मिलाए तो हम ये कहेंगे कि ये तो बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन बन गया। तो विलयन का जो वाष्प दाब आएगा, विलयन का जो वाष्प दाब आएगा वो किसके कारण आएगा? तो कह रहा है भाई जो वाष्पशील होगा, जो गैस में चेंज होगा, वाष्प में जो चेंज होगा। तो वाष्प में कौन चेंज हो रहा है? तो यही तो चेंज हो रहा है, यानी कौन? जल। तो जो इस पर दाब डाला जाएगा वो किसके कारण डाला जाएगा? तो हम कहेंगे जल वाष्प के द्वारा डाला जाएगा। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक के कारण होगा, विलायक के कारण होगा। अब इसी में हम देखेंगे कि विलायक का जो मोल प्रभाज है, विलायक का जो मोल प्रभाज है, मोल क्या होता है भाई? अंश होता है, फ्रैक्शन होता है मोलों की संख्या का। तो जब गैस वाष्पों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? हम कहेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज जो होगा वो बढ़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वही कह रहा है यहाँ पर, वही लिखवाया गया है कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय यानी चीनी हो गया, ठीक है, और मान लीजिए यूरिया हो गया, ठीक, नमक हो गया, ठीक, ये सब मिलाया जाता है तो वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक के कारण होता है। तो वाष्प दाब किसके कारण होगा? केवल वाष्पशील विलायक के कारण होगा। तो राउल्ट के नियमानुसार, अब हो सकता है आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है भाई राउल्ट का नियम क्या कहता है? कह रहा है अवाष्पशील, अब उसी को शब्दों में लिख देंगे, क्या? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है, अवाष्पशील विलेय युक्त, ठीक है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो कह रहा है मान लीजिए क्या है कि ये विलयन का वाष्प दाब है PA, तो PA क्या होगा? यह XA के क्या होगा? समानुपाती होगा, जहां XA क्या है भाई? मोल प्रभाज है, और PA क्या है? विलयन का, यहाँ पे अभी आयतन की बात कर, विलयन का वाष्प दाब है। क्लियर? अब देखिए समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसे जब आप हटाते हो तो कोई एक नियतांक यानी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें जो समानुपाती नियतांक आता है उसको हम लिखते हैं KA। क्या है? KA। तो कह रहा है KA क्या है? एक नियतांक होता है। अब नियतांक होगा तो कोई निश्चित मान होगा। अच्छा ठीक है। तो कह रहा है अगर मान लीजिए चीनी जो है, चीनी क्या है? अवाष्पशील है। तो अगर ये कहा जाए चीनी क्या है? अवाष्पशील है, तो उस केस में जो वाष्प किसके कारण आ रहा है? तो विलायक के कारण। तो हम ये कहेंगे कि अगर विलायक शुद्ध अवस्था में है तो उसके लिए जो KA का मान होगा वो कितना होता है? 1 होता है। KA का मान कितना होता है भाई? 1 होगा। तो अतः कह सकते हैं शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब हो जाएगा उसे हम कहेंगे P0A। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा आपका? P0A होगा। तो हम कहेंगे अतः PA बराबर P0A इंटू XA। अब P0A क्या हो गया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। XA क्या होगा? मोल प्रभाज हो गया। तो इसका एक नया परिभाषा बन गया। क्या कह रहा है कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसके यानी शुद्ध विलायक के, क्या लिखेंगे? शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हो गया, समझ में आ गया। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा? कह रहा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होता है। ये तब आप लगाना है जब एक घटक कैसा होगा? अवाष्पशील होगा। एक घटक कैसा होगा? अवाष्पशील होगा, यानी गैस में नहीं बदल रहा होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्राफ आता है उसको भी देखते हैं। ग्राफ पूछा जाता है। अच्छा, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब इसके हम ग्राफ को समझते हैं। अब ग्राफ क्या कह रहा है? देखिए, ग्राफ में अगर देखें तो हम इसके फार्मूले से जाएंगे। कहाँ से? इसके फार्मूले से। तो हमें समझ में आएगा कि ग्राफ हम कैसे निकालते हैं किसी का।
देखिए रटना हमें एक भी शब्द नहीं है, हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। अब देखिए पी ए जो बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा। पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है। अब कह रहा है इसका जब भी हम ग्राफ निकालते हैं तो सरल रेखीय समीकरण के द्वारा निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर आप लगा रहे हो तो y बराबर क्या लगाते हो, mx प्लस सी, यही ना लगाते हो। तो यहाँ पर y जो होगा वो ये आपका विलयन का वाष्प दाब, विलयन का क्या है, वाष्प दाब है। तो Pa जो है वो अभी विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। कब? जब एक घटक कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, यानी अवाष्पशील है, तब की बात हो रही है। अच्छा उसके बाद देखेंगे तो यम जो होता है ये क्या है आपका, एक प्रवणता है, प्रवणता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रवणता, और जो स्लोप को भी बताता है, किसको बताता है, स्लोप को बताता है। प्रवणता यानी यम, तो ये क्या बताता है आपका, स्लोप यानी ढलान कैसा होगा। तो स्लोप जो है बराबर, यानी यम बराबर क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे पी आ रहा है। यम बराबर क्या आ रहा है भाई, पी आ रहा है, ठीक है। तो यम बराबर कह सकते हैं ऐसे, यम बराबर होगा पी, और ये धनात्मक है तो प्लस ए, पी नॉट ए। क्लियर हुआ? अभी ग्राफ तुरंत निकल जाएगा, ग्राफ निकालना हमें एक बार समझना है, बस हो जाएगा। तो प्रवणता यम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यम बराबर पी नॉट ए। देखिए यम का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यम का मान अगर निकालना होगा तो हम कहेंगे जो मान नियत होता है, जो मान क्या होगा, नियत होता है, नियतांक होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवणता, यानी वो प्रवणता कहलाता है। ये tan थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, पढ़े होंगे। चलिए ठीक है। तो प्रवणता यम बराबर क्या होगा, प्लस पी नॉट ए हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, यानी x अक्ष पर क्या आएगा, तो हम कहेंगे x अक्ष तो ये है, तो x अक्ष पे क्या आएगा, मोल प्रभाज आ जाएगा। x a यानी ये क्या है आपका, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है। क्लियर हुआ? अच्छा अब ये समझ में आ गया। अब देखिए C जो है, C क्या बताता है, तो हम कहेंगे ये अंतःखंड बताता है। क्या बताता है, अंतःखंड, इंटरसेप्ट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट जो है आपका C, अंतःखंड C जो है, उसको हम देख रहे हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम प्लस 0 लगा सकते हैं। देखिए तो यम बराबर क्या होगा, पी नॉट ए हो गया। x बराबर यानी x अक्ष पे कौन आ गया, तो मोल प्रभाज आ गया, ठीक है। और तो C बराबर क्या होगा, 0। तो अगर 0 आ गया, अंतःखंड अगर 0 आ गया तो वहीं से लाइन स्टार्ट होता है, वहीं से लाइन क्या होगा, ग्राफ का स्टार्ट होगा। अब देखिए ग्राफ, देखिए अगर बनाओगे ना तो 0, देखिए यही तो है, यहीं से तो चालू होगा, 0 और 0। क्लियर हुआ? तो C बराबर जब 0 है तो लाइन जो होगा वो यहीं से निकलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इसको कैसे समझेंगे, तो ये बताता है भाई प्रवणता। क्या बताएगा, प्रवणता। तो प्रवणता का मान अगर प्लस में आ गया, क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो प्लस के लिए हमें क्या करना होगा, x अक्ष पर ऐसा कोण बनाना होगा, x अक्ष पर ऐसा कोण बनाना होगा जो 90 अंश से क्या हो, कम हो, 90 अंश से क्या हो, कम होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये हो गया x अक्ष, अब इसी पे बनाना है, तो हम ये कहेंगे ये 90 अंश से क्या हो गया, कम ही तो हुआ यहाँ का कोण, तो ये 90 अंश से कम का कोण बन गया। और ये कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे ये वर्जिन यहाँ से निकलेगा और सीधा चला जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अब देखिए हमने क्या कहा था भाई, जैसे जैसे गैस, अब देखिए मैं आपको बता दूं, एक मैंने कल ऐसे ये बैठा था तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे एक मतलब ऐसे वीडियो दिखा जिसमें एक कोई टीचर है वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ अजीब सा पढ़ा रहे थे, मतलब उल्टा पूरा कंसेप्ट उलट दिए थे, है ना। अब इसमें क्या होगा, क्या लग रहा है, तो उसमें पूरा कंसेप्ट ही पूरा वाष्प दाब का उड़ा दिए थे, मतलब उल्टा बता रहे थे। पता नहीं कौन सा कंसेप्ट था, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी कहाँ से बता रहे थे, लेकिन मैंने ऐसे कहीं किसी भी बुक में हमने नहीं देखा, लेकिन वो बता रहे थे, बताइए। और वहाँ पर व्यूअर्स कितने थे, मतलब बहुत दिन से वो पढ़ा रहे थे, तो व्यूअर्स जुड़े हुए थे 90, 80, 100 के बीच में थे, ठीक है। तो सोचिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, अब वही हमने कहा कि जैसे जैसे गैस बनेगा, मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे भाई ये जो द्रव है ना, ये यहाँ जाएगा, गैस में बदलेगा,
क्लियर हुआ। अब ये जो गैस जब ज़्यादा होगा, वाष्प मैंने गैस नहीं कहेंगे, वाष्प कहेंगे, तो जो वाष्प जो होगा जितना ज़्यादा बनेगा तो उसके द्वारा जो डाला गया दाब होगा उतना ही अधिक होगा, तो वाष्प दाब कहलाएगा, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि जब वाष्पों की संख्या बढ़ेगी तो भाई मोल प्रभाज बढ़ेगा। मोल प्रभाज क्या होता है, किसी घटक के मोलों की संख्याओं का अनुपात होता है, किसके, विलयन के मोलों की संख्या का। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अनुपात, जब गैसों की वाष्पों की संख्या बढ़ेगी तो अनुपात बढ़ेगा, अर्थात मोल प्रभाज बढ़ेगा। अब जब मोल प्रभाज भाई बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहले एक अणु दाब डाल रहा था, अब 2 अणु डालेंगे, 3, जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगा वाष्प दाब बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है यहाँ से कि जैसे जैसे देखिए इधर जा रहे हो तो XA का मान बढ़ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे जाओगे तो मोल प्रभाज भी बढ़ रहा है, और इधर देख रहे हो तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो वही कह रहा, मोल प्रभाज बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। क्लियर हुआ, मिल गया, ग्राफ से भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये था आपका राउल्ट के नियम का, राउल्ट का नियम था। ये तब लागू करना है जब आपको अवाष्पशील विलय युक्त विलयन मिला हो, यानी कोई ऐसा विलयन हो, ठीक है, जिसमें एक घटक कैसा हो, अवाष्पशील हो। अच्छा ठीक, ये हमने देख लिया। अब ये कहेंगे कि भाई दूसरा घटक देख लें। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा वाष्पशील अगर घटक हो, मान लो अवाष्पशील के जगह पर क्या लगा दें, वाष्पशील, तो वाष्पशील घटक युक्त अगर रहे विलयन तो क्या होगा। अब सोचिए, सिंपल सा, देखिए राउल्ट का नियम कोई नियम नहीं है, बस आपको बस समझ लेना है। क्या है, एक बार समझिए बात खत्म। तो दूसरा जो नियम है, अब देखिए एग्जाम में अगर लिखना होगा तो आप यही लिखिए। आप कहेंगे कि आप ज़्यादा सर पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा इसलिए पढ़ाते हैं भाई, देखो हमको NCERT पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर कराना है, ठीक है, तो वो मैं पूरा करा के ही मानूंगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी को ज़्यादा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, और आपको ज़्यादा नॉलेज लेकर के जाना है। क्लियर हुआ। दूसरा जो है लिखेंगे वाष्पशील, अभी पढ़ रहे थे अवाष्पशील, अब कहेंगे वाष्पशील विलय युक्त, तो विलय युक्त विलयन। तो विलयन जो हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में है वो है आपका द्विअंगी है। क्या है आपका, द्विअंगी विलयन, यानी 2 ही घटक का पढ़ना है, द्विअंगी, ठीक है, यानी विलयन कैसा होना चाहिए, द्विअंगी के लिए। अब यही आप एग्जाम में लिख सकते हो, जिसको लग रहा होगा भाई ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो ये आप एग्जाम में खाली यही वाला लिखेंगे। क्लियर, यानी कह सकते हैं अब इसमें क्या करना है, कह सकते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, ठीक है ये। अब इसके लिए जो राउल्ट का नियम है तो यही हमें एग्जाम में लिखना है। देखिए क्या करना है, अब इसको क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहते थे। अब देखो, अब कह रहा है ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें हम भर लिए पानी, भरा के पानी भर लिए। अब भरा के पानी आ गया, तो जब पानी आ गया तो इससे जो क्या होगा, जो द्रव होगा ना, यहाँ से जो पानी होगा उसके सतह से क्या बनेगा, गैस। तो गैस के अणु कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब मान लीजिए कोई घटक था, ये मान लीजिए घटक ए था, घटक क्या था, ए था, और ये क्या था आपका, वाष्पशील था। कैसा था भाई साहब, वाष्पशील घटक था, यानी ये गैस में बदल रहा था। अच्छा, तो पहला वाला तो हमने देख लिया अवाष्पशील। अब देखते हैं कि इसमें दूसरा घटक मिला देते हैं, वो भी वाष्पशील घटक है। क्या है, वाष्पशील घटक है। अब वो घटक मान लीजिए बी है। अब एग्जाम्पल अगर लेना है तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिया पानी यानी जल ले लिया, और इसमें हमने भाई अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो दोनों हमने ले लिया और दोनों गैस में बदलते हैं, ये हम जानते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब गैस के जो अणु होंगे वो तो अब दोनों के बनेंगे, क्योंकि दोनों वाष्पशील हैं, वोलेटाइल हैं, दोनों क्या है, वोलेटाइल हैं, तो दोनों बनेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है, मैं देखिए एक ब्लैक खाली कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कोई एक घटक है, ये मान लीजिए ए वाले हैं, यानी ब्लैक वाला क्या है आपका, खाली ए। अब है गोला वाला हम बना रहे हैं, ये वाला,
ये मान लीजिए भाई बड़ा वाला है बी, ये गोला वाला, तो इसका मतलब हो गया ये आपका बी। क्लियर है, यानी ये बी घटक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस विलयन हो गया, अब दोनों को घटक को मिला दिए तो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन का जो वाष्प दाब आएगा वो किसके बराबर होगा, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों घटकों के वाष्पों के, ठीक है, इन दोनों घटकों के क्या होगा, आंशिक दाब के गुण क्या होगा, योग के बराबर होगा। इन दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। अच्छा, अब कहेंगे भाई आंशिक दाब कैसे निकालोगे, तो कह रहा है इसका जो दाब था ना, एक घटक का हमने निकाला कि पी ए बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, तो दूसरा भी इसी तरीके से हो जाएगा, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा भाई, एक्स बी। अभी हमने तो यही देखा ना कि किसी एक घटक का जो दाब होता है वह उसके मोल प्रभाज तथा उसके उसके शुद्ध अवस्था का जो आंशिक शुद्ध अवस्था का क्या होगा, वाष्प दाब होगा, उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा, गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा किसी घटक का जो कह सकते हैं आंशिक दाब होता है वह क्या होगा, वह उस घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही लिखना है, तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तो कहेंगे स्थिर ताप पर ठीक है, किसी विलयन के वाष्पशील किसी विलयन के वाष्पशील घटक का आंशिक दाब ठीक है, आंशिक दाब उस घटक के ठीक है वाष्प दाब, उस घटक के वाष्प दाब ठीक है तथा उस घटक के ठीक है वाष्प दाब, या उस घटक के, या कह सकते हैं कि शुद्ध घटक के, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के ठीक है गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये हो गया राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है भाई, स्थिर ताप होना चाहिए किसी विलयन के वाष्पशील घटक का जो आंशिक दाब होगा, वाष्पशील घटक का जो आंशिक दाब होगा शुद्ध घटक के वाष्प दाब, जैसे कह रहा है पी नॉट ए, तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया राउल्ट का नियम। ठीक, अब इसमें अगर देखेंगे तो और क्या लिखेंगे, तो अब इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। क्या, माना विलयन में दो वाष्पशील घटक, माना विलयन में दो वाष्पशील घटक, मैंने वही कहा ए तथा बी हैं। क्या हैं, ए तथा बी हैं वाष्पशील घटक, ए तथा बी हैं, जिनके मोल प्रभाज क्रमशः, अब मान लीजिए भाई ए घटक होगा तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स ए होगा, तथा बी के लिए क्या होगा भाई, एक्स बी है। तो कह रहा है माना विलयन में दो वाष्पशील घटक ए तथा बी हैं, जिनके मोल प्रभाज क्रमशः एक्स ए तथा एक्स बी हैं, और इनके आंशिक दाब क्रमशः
आंशिक दाब क्रमशः PA तथा PB हैं। PB और शुद्ध घटक का वाष्प दाब, शुद्ध घटक का वाष्प दाब P0A तथा P0B हैं। तो विलयन का कुल दाब, अब देखिए मैंने क्या कहा भाई, देखिए हमने कहा कि भाई देखिए हमारे पास कोई जल था यानी पानी था, यानी घटक A था जो वाष्पशील था, घटक A था और वह वाष्पशील था। अब इसका जो है, ठीक है, अब इसको हमने बंद कंटेनर में रखा हुआ था, तो इसका जो वाष्प दाब आएगा, आंशिक दाब आएगा यानी PA, वो किसके कारण आएगा? तो हम कहेंगे इसी के कारण आएगा, यानी शुद्ध घटक के क्या होगा? वाष्प दाब, तो यानी P0A और इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के कारण आएगा। तो ये कहेंगे कि इस शुद्ध घटक का जो मोल प्रभाज होगा, तो ठीक है, इस शुद्ध घटक का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा? इस घटक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के क्या होगा भाई? समानुपाती गुणनफल के बराबर होगा। चलो ठीक। अब कह रहा दूसरा जो घटक है हमारे पास B है, अब ये किसके बराबर होगा? तो कह रहा इसका जो आंशिक दाब होगा वो किसके कारण होगा? तो हम कहेंगे इसका शुद्ध घटक होगा और इसका जो मोल प्रभाज होगा, तो ये P0B लिख लेंगे और इंटू क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। तो वही तो डिफिनीशन यहाँ लिखा गया, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का आंशिक दाब। अब किसी घटक मतलब दो ही तो घटक हैं, तो इसका जो आंशिक दाब होता है, और कह रहा शुद्ध घटक के वाष्प दाब, शुद्ध घटक का क्या है? वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल, यानी गुणा हो गया कि क्या होता है भाई? बराबर होता है। बस यही नियम था। अब एक घटक का इधर लिख दिए, अब ये घटक का ये हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई इन गैसों के कारण जो दाब आ रहे थे, तो यही विलयन का क्या था? कुल दाब था। तो कह रहा है ये कैसे निकालोगे? तो मैंने शुरुआत में ये कहा कि ये जो होता है इसका विलयन का कुल जो दाब होगा इन दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। अब इन्हीं को जोड़ लेंगे तो कुल दाब किसके बराबर होगा? तो कह रहा है भाई इन दोनों घटकों का आंशिक दाब जोड़ लो, पता चल जाएगा। तो कुल दाब जो होगा वो PA प्लस क्या हो जाएगा भाई? PB हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब कह रहा है भाई PA, तो PA बराबर क्या है? तो कहेंगे कि PA बराबर यहाँ PB रहना चाहिए, यहाँ PB है। तो PA बराबर क्या है भाई? तो हम कहेंगे PA बराबर होगा P0A इंटू XA और PB बराबर क्या होगा भाई? P0B इंटू XB होगा। ऐसा में नहीं आ रहा, तो ये हमें यहाँ से मिल गया, यानी P टोटल बराबर इतना हो जाएगा। P टोटल बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा में। तो यहाँ पर P कुल बराबर ये ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका P टोटल कहेंगे, यानी विलयन का कुल दाब जो होगा ये ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगे? एक और ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ पूछता, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको क्योंकि इसको मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई इसका हम क्या कर दें? निकाल लें। क्या? ग्राफ कैसे निकालोगे? अब मान लीजिए हमारे पास ये था, ये ग्राफ हमें निकालना था। अब ये जो ग्राफ है अभी हमने देखा ना कि ये क्या था? ये वाला लाइन Y लाइन। ठीक है, तो इसको हमने कहा था ये भाई क्या था? वाष्प दाब था। क्या था? वाष्प दाब था विलयन का, यही था। और ये जो लाइन था ये क्या था भाई? ये था मोल प्रभाज। क्या था? ये मोल प्रभाज वाला लाइन है, आया इसमें? अच्छा, अब कह रहा ये भी वाष्प दाब हमने दोनों घटकों के लिए निकालना है, तो ऐसे निकालना होगा, ये हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, आपको NCERT पूरा पढ़ने को
आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही है वाष्प दाब, यहाँ वाष्प दाब होगा, और इसको हम उल्टा लेंगे तो ये भी क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा भाई यहाँ 0 है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि मान लिया जाए विलयन में पहले क्या था, तो कह रहा है कि मान लो पहले इसमें घटक कण ए था, तो इसका जो वाष्प मोल प्रभाज होगा वाष्प का, ठीक है, वाष्प का जो मोल प्रभाज होगा वो किसका होगा, तो हम कहेंगे यह ए का ही होगा। तो मोल प्रभाज यानी गैस वाष्प जो होगा वो किसके कारण बनेगा, तो भाई कहेंगे ए का बनेगा। तो इसका जो मोल प्रभाज होगा वो एक से ही तो होगा, तो ये तो कुल इसी के बराबर होगा। अब एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कह रहा कि भाई ये जब शुद्ध अवस्था में है तो एक्स ए का मान कितना होगा भाई, वो 1 होगा। कितना होगा, 1 ही तो होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि विलयन का जो मोल प्रभाज होता है, विलयन का मोल प्रभाज जो होता है वो होता है 1, यानी विलय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज दोनों को जोड़ते हैं तो आना चाहिए 1। तो इसमें तो विलय है ही नहीं, खाली हम विलय की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए बराबर 1 है, तो एक्स बी तो था ही नहीं, तो हम कहेंगे 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्षण पर यानी इस अवस्था में विलय नहीं है, यानी दूसरा घटक नहीं है, तो इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था में है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। तो इसका जो वाष्प दाब होगा तो वो शुद्ध वाष्प दाब होगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ये शुद्ध घटक का जो वाष्प दाब होगा, तो हम कहेंगे क्या लिखोगे भाई, तो हम कहेंगे ये लिखेंगे P0A। क्यों, क्योंकि ये है, ये ए घटक है, तो ये घटक का जो मोल प्रभाज अगर 1 आ रहा है तो इसका जो शुद्ध घटक का वाष्प दाब आएगा वो P0A आएगा। चलो ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, कह रहा है कि भाई मान लो अब धीरे धीरे इसमें हम मिलाना चालू कर दिए, कौन, बी। ठीक है, बी मिलाना चालू किए, तो जब बी मिलाना चालू करोगे तो इसका मतलब क्या है कि अब सतह पर बी के भी अणु आ जाएंगे। तो जब बी के अणु आ जाएंगे तो अब ए के जो अणुओं की जो संख्या होगी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा तो P0A का मान भी क्या होता है, घटता हुआ चला जाएगा। समझ नहीं आ रहा, यानी विलयन में XA का जो मोल प्रभाज का मान है वो धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। ठीक है, कम करते हुए चला जाएगा, जिससे इसका शुद्ध घटक का जो वाष्प दाब है वो घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब जब आप बी घटक मिलाना मान लीजिए चालू कर दिए, यानी बी घटक आना चालू हुआ, तो जब बी घटक आएगा, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, अब एक समय और यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये जब 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, P0A है ये नहीं है, वाष्पित नहीं हो रहा, ये है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ जो मोल प्रभाज होगा वाष्प का वो तो XB का मान होगा, तो XB बराबर 1 होगा और XA का मान क्या हो जाएगा, 0। तभी ना उसका वाष्प दाब यहाँ 0 हो रहा है शुद्ध घटक का। चलो ठीक। अच्छा, अगला क्या करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखोगे, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखोगे तो क्या लग रहा है कि XB का मान, यहाँ से XA का मान धीरे धीरे घटा और XB का मान धीरे धीरे बढ़ा। ठीक, तो यहाँ XB हो गया 1 और XA हो गया 0। इसका मतलब यहाँ ये जो क्षण बताएगा वो बताएगा कि भाई खाली BA वाला है, तो इसका जो वाष्प दाब आएगा वो किसके कारण आएगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई खाली B के कारण आएगा। तो B मतलब शुद्ध अवस्था में चला जाएगा, तो P0B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P0B हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जैसे जैसे B का मोल प्रभाज बढ़ेगा उसका वाष्प दाब बढ़ता हुआ चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो अधिकतम हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये ग्राफ बन गया। अब देखिए, अब इसका P टोटल निकालना है। क्या निकालना है, P टोटल यानी कुल। तो क्या करोगे, यहाँ P0A से P0B को क्या करोगे, जोड़ दोगे, अंतर यहाँ से निकल जाएगा कि कितना P टोटल आया। तो जो P कुल आएगा ना भाई वो किसके बराबर आएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये किसका है, तो हम कहेंगे PA बराबर P0A इंटू XA।
और इसका लाइन का जो वाष्प दाब आएगा, आंशिक वाष्प दाब आएगा, PB बराबर P0B इंटू XB आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब कह रहा P कुल कब आएगा, तो P कुल जो होगा वो कह रहा है कि भाई PA प्लस PB के क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही तो लिखे हो, देखो यहाँ PA प्लस PB के क्या होगा, बराबर कुल हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, इसका जो है ग्राफ हो गया, जो आपको NCERT में देखने को मिलेगा। और इसी से हम लोग जब पढ़ेंगे आदर्श विलयन, क्या पढ़ेंगे, आदर्श विलयन, तो वहां पर इस ग्राफ की हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, तो एक ही बात ध्यान में रखना है, अगर राउल्ट का नियम पूछेगा बस आपको इतना लिख देना है। उधर जो मैंने पढ़ाया था वो बेसिक था, ठीक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैंने पहला घटक का बता दिया था। अगर एग्जाम में लिखना होगा तो आप खाली यही लिखेंगे, ये हेडिंग छोड़ देंगे, ठीक है, बस राउल्ट का नियम पूछेगा, बस आप इसको हटा देंगे, यही लिखेंगे क्या, ठीक है। राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन के, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का आंशिक दाब, ठीक है, शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ लिख लेंगे, माना विलयन में दो घटक A तथा B हैं, जिनके मोल प्रभाज XA तथा XB हैं, उनके आंशिक जो दाब है वो PA तथा PB, और शुद्ध घटक का वाष्प दाब P0A तथा P0B है। उसके बाद P टोटल निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा। ग्राफ बनाना होगा तो बना देंगे, क्लियर, नहीं बनाएंगे तो और बढ़िया, ठीक है। तो समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो और ठीक। आया समझ? देखिए अभी देखो, अगर वो अभी एक जज थे, ठीक है, एक जज थे, तो उनसे पूछा गया, भाई कहते हैं ना कुछ लोग कि भाई पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो पढ़ने से बहुत कुछ होता है, पढ़ने से बहुत कुछ होता है। अभी देखे होंगे एक जज था, जज हैं, उनका जो इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया कि आप लोगों की फीस कितनी होती है, तो कह रहा है 1 मिनट का 1 लाख रुपया। सोच सकते हो, 1 मिनट का 1 लाख रुपया, यानी लगभग अगर वो जो है क्लाइंट देखते हैं, तो अगर एक क्लाइंट से अगर वो 1 घंटा बात कर लेते हैं ना, कुछ लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1 घंटा बात कर लेते हैं तो 2-3 लाख रुपया ले लेते हैं। एक केस देख लेंगे तो करोड़ों अरबों रुपया ले लेंगे। क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो अभी बहुत से ऐसे हैं जो पढ़ने कहते हो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से बहुत कुछ होता है। लेवल तो चेंज करके तो देखो। अब आप गांव में बैठे हो या आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो दिन भर आपको अपना दुख दर्द समझाते हैं, तो हमारे पास ये हो गया, हम पढ़ने बैठे थे बबुआ, लेकिन क्या करें, जैसे बुका खोले ना लेटिए चला गया, ठीक है, कहेंगे जैसे बुका खोले ना वो लेटिए चला गया, अब क्या बताएं। अच्छा, तो दूसरे दिन आएंगे तो क्या सुनाएंगे, क्या बताएं, पढ़ने बैठा था, पिताजी भेज दिए हमको सब्जी लेने के लिए, हमारे घर रिलेटिव आ गए, या लड़कियां रहेंगे कहेंगे मम्मी हमको खाना बनाने के लिए कह दी, या हमारे घर रिश्तेदार आ गए, हम पढ़ ही नहीं पाए। तो ये सब क्या होता है भाई, एक्सक्यूज होता है। तो एक्सक्यूज पढ़ने से करने से कुछ होता नहीं है, तो एक्सक्यूज अपने आप को दे रहे हो, किसी दूसरे को नहीं दोगे, ठीक है। तो पढ़ने से बहुत कुछ होता है। अभी देख रहे हो यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है, ठीक है, अलग पांडे सर के कुछ टीचर जो है वो निकल गए, दूसरे जगह चले गए। तो भाई बंदे के पास क्वालिटी है, वो कहीं भी जाएंगे कमाएंगे, और सब लोग अपने भविष्य के लिए सोचते हैं। जैसे अलग पांडे अपना सोच रहे हैं भाई पैसा कमाएंगे, वैसे वो लोग भी सोच रहे हैं हम पैसा कमाएंगे। कोई किसी का हितैषी थोड़ी ना है। आप क्या सोच रहे हो, कोई हमारे सर जो है वो हमारे हितैषी हैं? अरे पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, साहब बात खत्म। ऐसे में मौका मिलेगा तो भाई गला काट देंगे। तो वही हाल है भाई, अगर आप क्या है, पैसे के सब देन है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पैसा खरीदने वाला, मतलब पैसा कहाँ से आने वाला है? अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, कहाँ से पैसा आएगा? पढ़ोगे तब ना आएगा, कोशिश करोगे, बुद्धि रहेगी तब। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारा क्या बताएं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए लेकिन वो पढ़े नहीं थे,
तो ऐसे उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो कि अगर वो, जैसे अभी अडानी जी थे, तो अडानी जी से अगर पूछा गया कि भाई जो है आप पढ़े लिखे कम हैं फिर भी इतना है कमाते हैं, तो अगर पढ़े लिखे होते तब तो कह रहे हैं तब और कमाते, बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज करते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर भाई देखिए, जो भी बड़े लोग हैं या टीचर हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, 6-6 घंटा 8 घंटा पढ़ते रहते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से रिसर्च निकालते हैं कि हम अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो 4 साल मेहनत कर लो, ठीक है, यानी कुल मिला के आपका ग्रेजुएशन मिला है 6 साल। 6 साल अगर मेहनत कर लोगे भाई 60 साल ज़िंदगी जियोगे, अगर वो 6 साल ज़िंदगी जियोगे तो 60 साल ज़िंदगी हराम हो जाएगी। कोशिश करिए पढ़ने की। चलिए, तो ये देख लिया हमने राउल्ट का नियम के बारे में, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, और उसके बाद देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लगाओगे तभी आपका काम परसेंटेज अच्छा बन सकता है, या किसी कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है इसके न्यूमेरिकल को पढ़ना। अच्छा, अब न्यूमेरिकल क्या है वो देखना है, ठीक है। देखिए भाई, देखिए अगर आप जुड़ चुके हैं तो लाइक को एक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन जो नंबर है आपका 1 है, ठीक है। कह रहा है दिए गए ताप पर द्रव A तथा B का वाष्प दाब क्रमशः 120 मिलीमीटर, ठीक है, Hg है, तथा कह रहा है 180 Hg है। जैसे न्यूमेरिकल देखते हैं तैसे टेंशन चालू। अब उसको एक बार तो समझो तब समझ में आएगा। कहेंगे यदि, ठीक है, यदि 2 मोल A तथा 3 मोल B को मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाया गया, एक आदर्श विलयन बनाया गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बनाया गया, ठीक है, बनाया गया है। तो इसी ताप पर, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर हुआ? कितना क्वेश्चन इजी है, ठीक है। देखिए कह रहा भाई दिए गए ताप पर द्रव A तथा B का वाष्प दाब क्रमशः इतना है, ठीक है। तो क्या है, पहले लिख लो गिवन, यानी क्या दिया गया है, तब समझ में आएगा। कह रहा हमारे पास 2 द्रव हैं, ये हैं और कह रहा B है, यानी अब ये शुद्ध अवस्था में है, मिलाया नहीं गया है, मिलाने से पहले की बात कर रहा है, जिसके वाष्प दाब ये हैं। यानी देखिए हमें ध्यान में ये रखना है कि भाई किसका मान कहाँ रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द्रव का जो वाष्प दाब है तो वो शुद्ध अवस्था में है, तो P0 ये है। क्या है भाई, P0 ये है। कितना है भाई, तो कहेंगे 120 mmHg है, मिलीमीटर Hg है, पारा है। अच्छा, P0B यानी दूसरे घटक का जो वाष्प दाब होगा, ये शुद्ध है ना, अभी मिलाया नहीं गया तो शुद्ध है। तो P0B बराबर 180 mmHg है। mm क्या है, Hg है। यदि कह रहा है 2 मोल A हो का और 3 मोल B का मिलाया गया हो, अब इनको मिला दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि A के मोलों की संख्या, यानी ये जो द्रव है के मोलों की जो संख्या है, यानी ये बराबर जो है वो आपका 2 मोल है, और B के मोलों की जो संख्या है वो NB होगा बराबर 3 मोल है। कितना मोल है भाई, 3 मोल है। तो कह रहा है इसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब किसके कारण आएगा,
तो इन दोनों घटकों के कारण आएगा। तो वो कुल दाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी कुल। अब देखिए पी कुल पूछ रहा है, यानी विलयन का दाब, यानी पी कुल दाब कितना होगा। क्लियर हुआ? तो यही देखेंगे। अच्छा, अब आप जाएंगे सॉल्यूशन पे। अब याद करेंगे भाई, हमने पी कुल यानी विलयन का वाष्प दाब जो था वो किसके बराबर हमने लिखा था। तो सिंपल सा था कि पी जो कुल हमने निकाला था वो बराबर किसके था। तो हम कहते हैं कि पी ए और प्लस पी बी, यानी जो घटक थे उसी का था, है ना। देखो हालांकि यहाँ ए और बी है, एग्जाम में हो सकता है 1 2 दिया हो सकता है एक्स वाई दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही मानेंगे। क्लियर हुआ? अब पी ए बराबर हमने ये देखा था कि पी नॉट ए होता है इंटू एक्स ए होता है, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है, यही ना होता है। अच्छा, अब पी नॉट ये देखो दिया है, पी नॉट बी देखो दिया हुआ है ना। अब यहाँ एक्स बी और एक्स ए नहीं दिया है, अगर यही पता चल जाए तो हमारा पी टोटल आ जाएगा। तो एक्स ए क्या है भाई? तो कहेंगे कि ए घटक के मोलों की संख्या है। तो इसका मतलब है ए घटक के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे? ए घटक के मोलों की संख्या, सॉरी ए घटक का मोल प्रभाज है, ए घटक का मोल प्रभाज यानी एक्स ए निकाल लें, ये मोल प्रभाज है। ठीक है, तो ए घटक का जो मोल प्रभाज है वो बराबर क्या होगा। तो कह रहा है कि जिस घटक का निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ए घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या होता है भाई। तो कहेंगे कि विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में दो घटक है ना, ए और बी, तो उनको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो कहेंगे ए घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, प्लस बी घटक के मोलों की संख्या, बी घटक के मोलों की संख्या, यही ना होगी। अच्छा ठीक, अब इसका वैल्यू रखो। तो ए घटक के मोलों की संख्या क्या है? n बराबर 2 है। अच्छा, कह रहा ए घटक के मोलों की जो संख्या है वो कितना है? तो कहेंगे वो भी तो 2 ही है। अच्छा, बी घटक के मोलों की संख्या कितना है? तो कहेंगे 3 है ना। तो यहां पर हो गया 2/5। कितना हो गया भाई? 2/5। अब ये भी मोल, ये भी मोल, मोल मोल कैंसिल, तो मोल प्रभाज का यूनिट, इकाई कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसका यूनिट जो होता है वो आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि बी घटक का मोल प्रभाज, तो ये हो जाएगा एक्स बी। क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर, तो बी घटक का मोल प्रभाज इसी तरीके से निकालो। तो जिसका निकालना है उसे ऊपर रखो। तो बी घटक के मोलों की संख्या बटे ये घटक के मोलों की संख्या, वही लिखोगे, विलयन के मोलों की संख्या बराबर दोनों घटकों का मोलों की संख्याओं का योग। तो ये कह रहा है ए घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, प्लस बी घटक के मोलों की संख्या, बी घटक के मोलों की संख्या बराबर, तो बी घटक कितने हैं भाई? तो उसका बी घटक के मोलों की संख्या 3 है। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5। तो 3 बटे कितना हो गया भाई? 5, ये आ गया। तो इतना आ गया इसका। ठीक है, तो मोल प्रभाज का कोई इकाई होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मोल बटे मोल बराबर कैंसिल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो ठीक। अब यहां आ गए हम, तो यहां पर राउल्ट का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे? राउल्ट के नियम से या नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या लिखोगे भाई? पी कुल बराबर क्या होगा? पी ए प्लस ए लगा लेंगे। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट करिए। तो पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो कितना है भाई? तो कहेंगे 120 है। तो यहां हो जाएगा 120 गुणे, अब एक्स ए का जो मान अभी आपने निकाला है ये यहां निकाले हैं 2/5।
तो क्या हो जाएगा भाई, 2/5 गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। पी नॉट बी का वैल्यू कितना है भाई, 180 है, तो 180 लगाने का। अच्छा, एक्स बी का मान कितना भाई, तो 3/5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 20 बचेगा, तो 5 चौक 20 यानी 24 हो गया, तो 24 दूनी 48, ठीक, प्लस। और इसको काटोगे तो 5 तियां 15 से कटेगा, 5 तियां 15 हो गया, 3 बचेगा 30 हुआ, तो 5 छक 30 है ना, और 3 छक 18 के 8 और 3 त्रिका 9 1 10, 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 8 16 हो जाएगा और 4 1 5, ठीक है, 158 EMEH-G, यानी ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि विलयन का जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 158 EMEH-G दाब होगा। आया इसमें, नहीं आया सर, न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा, कहाँ नहीं दिख रहा जी। अब इसको क्या करो, अब ये देखो वहां पर जाओगे पिक्सल बढ़ाओगे, अब 140 पे देखोगे तो धुंधला दिखेगा ही दिखेगा। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे ना, तो एग्जाम में जाओगे तो वहां भी धुंधला दिखेगा। लेकिन अगर आप पढ़े रहोगे, मेहनत किए रहोगे ना, तब एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको HD में 4K में दिखेगा। तो जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे आपको दिखेगा। तो इसी प्रकार से आप क्या करिए, वहां पर पिक्सल दिया होगा, आप उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। 360 पे देखेंगे तो आई थिंक आपका अच्छा दिखेगा। चलिए, ये हो गया होगा। आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगला चालू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। देखो, कंजूसी करने का नहीं, ठीक है, कम से कम लाइव आए हो तो कम से कम जो है आप क्या कर दो, लाइक तो कर दो कम से कम। चलिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, कुछ और टॉपिक है जिसमें आदर्श विलयन हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, 20 डिग्री सेल्सियस शुद्ध द्रव, 20 डिग्री सेल्सियस पर लिख लेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएगा, ठीक है, पर शुद्ध द्रव ए तथा बी का वाष्प दाब क्रमशः 22 तथा 75 EMEH-G है, ठीक है। कह रहा है कि समान, अब क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, कह रहा है समान मोल में, यानी मोलों की संख्या समान है, ये नहीं समान माने कोई आर्टिकल समझेंगे, ठीक है। तो समान मोल में ए तथा बी को मिलाकर आदर्श विलयन तैयार किया गया। आदर्श उल्टा हो गया, आदर्श कोई आदर्श होता नहीं तो उल्टा हो गया। आदर्श विलयन तैयार किया गया मतलब बनाया गया, तैयार किया गया, चलो ठीक। तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करिए, कह रहा तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अब क्या करना होगा, पहले लिखोगे गिवन, इसको पहले लिख लेंगे, नहीं तो वही गड़बड़ हो जाता। पहले क्या दिया उसको लिखो। कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने 2 द्रव था, यानी एक शुद्ध द्रव ये था और ये बी था, जिसका दाब इतना आता है। कह रहा उसको हमने समान मोल में लिया, यानी एक मोलों की संख्या समान है, उसको हमने मिला दिया। तो कह रहा विलयन का दाब कितना आएगा, है ना। तो
इसका मतलब क्या है, ये शुद्ध अवस्था में, यानी द्रव ए का क्या है, वाष्प दाब है, तो इसे क्या लिखेंगे, Pa। तो हमें कहेंगे ए घटक का, यानी शुद्ध घटक, ऐसे लिख लेंगे, शुद्ध घटक ए का, ठीक है, वाष्प दाब। देखो टर्म जरूर याद रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, अक्सर मैं काफ़ी देखा हूँ यहाँ गड़बड़ करते हैं, ठीक है, कभी कभी Pa लिख देते हैं, है ना। तो शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब जो होगा P0 A होगा, वो बराबर 22 होगा mmHg, ठीक है। अच्छा, शुद्ध घटक आपका B है, वो भी शुद्ध है, मिलाया नहीं गया। शुद्ध घटक B का वाष्प दाब कह रहा है, वाष्प दाब कह रहा है, ये क्या होगा भाई, तो कह रहा है P0B होगा, शुद्ध घटक B है। उसका कितना वैल्यू दिया, तो कह रहा है B घटक का कितना दिया, 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 mmHg। तो कह रहा है समान मोल A तथा B के मिले हों, तो कह रहा है इन दोनों के अगर समान मोल मिले हों, ठीक है। अब देखो जब मोल आपके क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, तो दोनों का जो योग आएगा वो तो एक आएगा मोल प्रभाज। तो अगर देखिए जैसे कह दिया जाए कि माना, अब पूरा लिखेंगे नहीं, अब पहले समझ लीजिए, माना, ठीक है, ये घटक के मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या है वो मान लो x है, तो कह रहा B कितना होगा, तो कह रहा B घटक के मोलों की संख्या वो भी तो x होगी, B घटक के मोलों की जो संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, उतने ही होगा, x ही होगा। अब मोल प्रभाज अगर निकालोगे तो XA का, यानी A घटक का अगर मोल प्रभाज निकालोगे तो क्या होगा, यानी A घटक के मोलों की संख्या बटे A घटक के मोलों की संख्या प्लस B घटक के मोलों की संख्या, यही ना होगी। अब A घटक मतलब x, और A का घटक मतलब ये भी x, और B का घटक मतलब x, तो x कितना हो गया, 2x, तो x बटे क्या हो जाएगा, 2x, तो कैंसिल करोगे तो 1/2x हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मोल प्रभाज कितना आएगा, 2 आया, 1/2 आ जाएगा। तो अगर A घटक का मोल प्रभाज 2 है तो B घटक का भी मोल प्रभाज कितना होगा, 1/2 ही होगा। आया समझ में आया, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि A तथा B दोनों घटकों के मोलों की संख्या समान है तो ठीक है, तो A घटक का मोल प्रभाज जो होगा वो कितना होगा, 1/2। और इसी प्रकार B घटक का मोल प्रभाज वो होगा 1/2, वो भी हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो एक आ जाएगा, एक आना भी चाहिए। क्लियर हुआ, अब इसको हटा दो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो कह रहा है कि भाई तैयार किया गया आदर्श विलयन, तो कह रहा विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना होगा। तो विलयन का वाष्प दाब मतलब क्या, कुल दाब पूछ रहा है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है, वो जो है, यानी ये पूछ रहा है P कुल, क्या पूछ रहा है, P जो है आपका कुल कितना होगा। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूले में अगर देखें तो क्या फार्मूला होता है, तो P टोटल यानी कुल इक्वल टू क्या होता है भाई, तो कहेंगे P0A इंटू XA और प्लस P0B इंटू XB, यही ना होता है। अच्छा, अब देखो A का मोल प्रभाज को हम क्या लिख सकते हैं, XA, और B के मोल प्रभाज को हम क्या लिख सकते हैं, XB बराबर 1/2। अब यहाँ वैल्यू मिल गया। अब देखो सबका वैल्यू है, फटाफट उड़ाओ। P0A का वैल्यू कितना, 22, तो यहाँ लिखोगे क्या, 22 गुणे XA का मान कितना है भाई, 1/2 हो गया। अब P0B, तो P0B का जो वैल्यू है वो कितना भाई, 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 गुणे XB का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2। क्लियर हुआ। अब 11 दूनी 22, यहाँ 11 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना,
नहीं कह सकते हैं, 32 दूनी 74 होगा, 32 दूनी 62 होगा, 37, दो 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 तियाँ 6 ऐसे काटो, 2 तियाँ 6 और 2 सते 14 है और 0.5 इतना आ जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ लो तो 5 होगा और 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 3 1 4 यानी 48.5 mmHg आ जाएगा, mmHg आ जाएगा। इसमें है तो विलयन का जो कुल जो दाब आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, तो हमें कहेंगे कि 48.5 mmHg आ जाएगा। क्लियर, इतना दाब डालेगा। चलिए, तो ये काम हमारा हो गया जिसमें हमने पढ़ लिया कि आदर्श विलयन क्या होता है और आदर्श विलयन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैसे पूछा जाता है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हमें एक और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना था, ठीक है, जिसे कहते हैं हम राउल्ट के नियम तथा राउल्ट का जो नियम था और एक था आपका डाल्टन का नियम, उसके में संबंध पढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल आपको इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए, अब उसको पढ़ाना क्यों पड़ रहा है, तो होता क्या है ना कि जो अभी क्वेश्चंस अगर बोर्ड में देखेंगे ना, यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ या नीट की बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, एनसीईआरटी के पाठनिहित प्रश्न को उठा लेते हैं। अब पाठनिहित प्रश्न आपका तब आएगा जब कंसेप्ट आपके लाइन टू लाइन क्लियर हो, ठीक है। तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन पाठनिहित में दिया है, उसको लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, अगर आप इस साल का पेपर उठा के बोर्ड का देखोगे या नीट का देखोगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का आया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए लास्ट में जो अभ्यास है उसमें से कुछ क्वेश्चन हो पाते हैं फिजिकल के, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल दिए हैं तो उसको सोल्यूशन में उसको सॉल्व करने में आधे घंटे चले जाते हैं, ठीक है, 20 मिनट चला जाएगा, तो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन जो पाठ निहित हैं, जो आपके उदाहरण दिया है, सॉल्व करके दिया है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन इस साल डायरेक्ट पूछे गए, मतलब पिछले साल भी पूछा गया था। तो जब से एनसीईआरटी आया है वो धीरे धीरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि ये हमें आना चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन देखो, इसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या, अगला देखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कह रहा डाल्टन के नियम, डाल्टन के नियम तथा राउल्ट के नियम ठीक है, के मध्य संबंध, ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन, ठीक है, डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। अब ये राउल्ट्स लॉ और डाल्टन, ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि वाष्प दाब में कहा था कि कोई किसी घटक का जो आंशिक दाब होता है वो वाष्प के लिए बताए थे, वाष्प अवस्था के लिए जो है दाब बताए थे कि किसी भी गैस का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ठीक है, वह उसके मोल प्रभाव तथा कुल दाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे साम्य अवस्था पर, ठीक है, वाष्प के संगठन को, ठीक है, वाष्प के संगठन को डाल्टन के आंशिक दाब का नियम भी कहते हैं। इसे कक्षा 11 का है, आंशिक दाब के नियम से ज्ञात किया जा सकता है, के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर हुआ, अब यही देखना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माना
ए तथा बी के वाष्पों, माना ए तथा बी के वाष्पों के मोल प्रभाज क्रमशः YA तथा YB हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे सिंबल को। ये किसके अनुसार बात कर रहे हैं भाई? डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम YA तथा YB मानेंगे और इनकी सहायता से हम किसी भी घटक के वाष्प दाब की या उसके आंशिक दाब की हम गणना कर सकते हैं, लेकिन वाष्प अवस्था में। क्लियर हुआ नहीं? तो कह सकते हैं, ठीक है, YB हैं तथा आंशिक दाब, आंशिक जो दाब होता है, आंशिक दाब PA तथा PB हैं। तो ठीक है, तो डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन के नियम से या नियमानुसार, नियम से। अब डाल्टन का नियम क्या कहता था? यानी किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है, किसी घटक का आंशिक दाब, आंशिक जो दाब होता है, आंशिक जो दाब होता है किसी भी घटक का, ठीक है, वह क्या होगा? उसके मोल प्रभाज तथा उसके कुल दाब के गुणनफल के क्या होगा भाई? बराबर होगा। एक कक्षा 11 का टर्म था। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसी प्रकार अतः लिख सकते हैं, ए घटक का जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब, तो आंशिक दाब क्या होगा? P। आंशिक दाब क्या होगा? ए घटक है तो इसका आंशिक दाब P है, मान लिया गया है यहाँ पर P है। और उसके बाद मोल प्रभाज जो है वो कितना मान लिया गया कि भाई YA है। क्या है? YA है। और कुल जो है आपका P है। क्लियर हुआ नहीं? P कुल दाब है। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार ठीक है, B घटक का जो आंशिक दाब होगा, B घटक का क्या होगा? आंशिक दाब होगा, वो PB होगा। तो आंशिक दाब क्या है? ये कहना है, किनका कहने का मतलब था कि किसी गैस का जो, किसी भी घटक का आंशिक दाब जो होता है उसके मोल प्रभाव तथा कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। किसका कहने का मतलब था? डाल्टन का। तो इसको क्या लिखोगे? तुम कहेंगे YB और गुणे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। या तो कुल लिखना होगा तो कुल लिख लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया डाल्टन का। अभी हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट के नियम से देखा था हमने, नियम से। अच्छा, अब राउल्ट के नियमानुसार अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा कि भाई इसका जो आंशिक दाब होगा PA, वो बराबर किसके होगा? तो P0A इंटू XA के बराबर होगा। यही ना पढ़े हो? और तथा लिख सकते हैं B घटक के लिए PB बराबर पढ़े थे P0B इंटू XB, यही पढ़े थे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा देखिए, अगर देखेंगे PA बराबर इतना है और PB बराबर इतना है, तो यहाँ भी PA बराबर इतना है, PB बराबर इतना है। इसका मतलब ये PA दोनों समान हैं, तो ये भी PLP लेंगे। जब ये दोनों PA हैं तो ये भी PA होंगे, यानी ये PA के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं हुआ? तो इसको मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको मान लीजिए यहाँ लिख लें, PB बराबर P0B इंटू XB। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4था। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 से देखिए, एक वाला कह रहा है PA है, एक वाला पिया हुआ है, और इसके बाद 3 वाला PA है, यानी पिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं समीकरण से, तो लिख सकते हैं P0A इंटू XA बराबर, ठीक है, YA इंटू P, यही ना होगा। अब अगर देखा जाए तो एक चीज़ और समझ में आ रहा है,
अब अगर YA देखा जाए, यानी ये घटक का वाष्प दाब, ठीक है, ये घटक का मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज, ठीक। YA जो बराबर हो जाएगा, अब इसको पक्षांतर कर दो तो P0A इंटू क्या हो जाएगा, XA बटे, ये तो हो गया P यानी कुल दाब, यही ना होगा। अच्छा, अब या तो इसी को लिख सकते हैं कि YA बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर P0A इंटू XA देखा जाए तो P0A इंटू XA बराबर किसके है, PA के है। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, PA बाई क्या हो जाएगा P, यानी एक यहाँ से हमें फार्मूला मिल गया। क्लियर हुआ। चलो अब इसी प्रकार अगर देखें तो इसी प्रकार कह सकते हैं समीकरण दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो दूसरा तथा चौथे में। अब देखिए समीकरण अगर दो देखोगे ना तो देखिए PB बराबर है YB इंटू क्या है P है, और यहाँ पर भी कह रहा है कि PB बराबर इतना है, तो ये भी PB है, ये भी PB है, तो PB बराबर इतना, PB बराबर इतना, तो इन दोनों के बराबर इतना हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, तो हम कहेंगे कि YB बराबर हो जाए, YB इंटू P बराबर क्या लिख सकते हो, तो हम कहेंगे P0B इंटू XB लिख सकते हैं ना। अब इसको ले जाओ यहाँ, तो हम कहेंगे YB बराबर क्या हो जाएगा, तो P को भाग दे दोगे तो P0B इंटू XB बटे क्या होगा, कुल दाब यानी P हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये हमें समझ में आ गया। या तो इसी को हम लिख सकते हैं YB बराबर, अब देखिए P0B इंटू XB, तो P0B इंटू XB बराबर क्या है भाई, PB के, तो PB लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा PB बाई क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हमने डाल्टन के संबंध हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस क्या होगा, अगर वाष्प अवस्था में किसी भी पदार्थ का संघटन पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, संघटन अगर पूछेगा तो हमें YA क्या बताना पड़ेगा, अगर A घटक का पूछेगा तो YA यानी A घटक का मोल प्रभाव बताना पड़ेगा। अगर वाष्प अवस्था में किसी दूसरे घटक का पूछेगा तो हम कहेंगे B वाला बता देना होगा। क्लियर हुआ। और अगर मान लीजिए, ठीक है, ये कब बात करेंगे, ये जब वाष्प परावस्था से पूछेगा तभी डाल्टन का नियम लगाएंगे। और अगर द्रव अवस्था की बात करेगा, यानी किसी द्रव के मिश्रण का वाष्प दाब पूछेगा, तब आप क्या लगाओगे, तब आप लगाएंगे राउल्ट का नियम की बात। किसकी, राउल्ट के नियम की बात लगाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, अब अभी ये आपको समझ में आ जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, काम खत्म, इसके बाद लेक्चर हमारा हो गया ओवर। तो लाइक कर रहे हैं ना आप लोग। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा है, इसमें कह रहा 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ये तथा बी, देखिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव A तथा B का वाष्प दाब क्रमशः 450 तथा 700 mm Hg है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो NCERT में जाएंगे तो 2.8 वाला क्वेश्चन है। ये NCERT में 2.8 में है, NCERT 2.8 पाठ निहित प्रश्न है। ये जा करके एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें कैसा पढ़ना चाहिए है। तो ठीक है, तो द्रव
मिश्रण का संघटन, संगठन मतलब वही है कि कंपोजिशन यानी मोल प्रभाज बताना है, का संगठन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है साथ ही वाष्प परावस्था, वाष्प परावस्था यानी वेपर फेज का संगठन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संगठन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि दिया है, यदि विलयन का कुल दाब, यदि विलयन का कुल दाब 600 mmHg हो, mmHg हो। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसका कैसे देखेंगे? अब क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, यानी क्या दिया गया है। अब कह रहा है शुद्ध द्रवों का वाष्प दाब दिया गया है, तो ए घटक का यानी शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब जो है, यानी ये क्या होगा? शुद्ध है तो पी नॉट ए बराबर 450 होगा। अच्छा, और शुद्ध घटक जो है यानी प्योर कंपोनेंट जो है, शुद्ध घटक बी का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब क्या होगा? तो हम कहेंगे पी नॉट बी होगा। ये कितना है भाई? 700 mmHg होगा। ये भी लिख लेंगे mmHg, नहीं तो बुरा मान जाए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो कह रहा है मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। अच्छा, पी कुल दिया हुआ है, पी कुल जो है आपका दिया हुआ है ना, तो कह रहा है इसके घटक का मान। अब घटक मतलब क्या है? संगठन। तो द्रव के मिश्रण का संगठन पूछ रहा है। संगठन बोले तो यानी XA तथा XB जो होते हैं, ये पूछ रहा है। अब सोचिए, अब इसका मतलब क्या है? द्रव अवस्था में पूछ रहा है, इसका मतलब ये राउल्ट का नियम लगेगा। क्या लगेगा? राउल्ट का नियम। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और राउल्ट के नियम का पालन कर लेंगे, नहीं तो राउल्ट बाबा बुरा मान जाएंगे। तो राउल्ट के नियमानुसार, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है भाई? P जो कुल होता है यानी दाब बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना। अब देखिए जो पी ए जो होगा और पी बी, अब इसमें दोनों का एक साथ तो निकल नहीं सकता, किसी एक का ही निकलेगा। अब इसको कैसे निकालोगे? तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है, यानी दोनों के मोल प्रभाज को अगर जोड़ दें तो कितना मान आना चाहिए भाई? एक। यानी विलेय और विलायक दोनों घटकों का जो मोल प्रभाज होता है उसका योग कितना आता है? एक। तो ये हम जानते हैं, तो किसी एक का निकाल सकते हैं, किसी एक का हम निकालें। अगर मान लीजिए हम कहें कि भाई एक्स बी बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 माइनस एक्स ए होगा, है ना। तो देखिए अब इसमें जो है पी कुल जो है, पी कुल का मान कितना दिया है भाई? नहीं, यहाँ दिया हुआ पी कुल दिया हुआ, सॉरी पी कुल दिया है 600 mmHg दिया हुआ। ठीक है, अब ये याद करना है। तो कह रहा है पी कुल दिया है भाई 600, कितना दिया है? 600 mmHg, तो इसको लिख लिए। पी नॉट ए का मान दिया भाई कितना? 450, इसको लिख लिए। अब कह रहा है एक्स ए है तो इसका नहीं मालूम, रहने दो। पी नॉट बी है तो पी नॉट बी का मान दिया है 700, इसको भी लिख लो। कह रहा है एक्स बी बराबर क्या ले सकते हैं, तो कह रहा है यही लिख लें। तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? एक्स ए, है ना। अच्छा, अब इसको एक बार और लिखते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए 450 एक्स ए प्लस, अब 7 का गुणा 1 से करोगे तो 700 हो जाएगा, माइनस 700 एक्स ए हो जाएगा। बोलो आया इसमें? अच्छा, अब ये कहेगा, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए 700 है ये,
तो 700 का इधर ले, देखो इसको अगर यहाँ ले जाओ तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा ना, तो 700 एक्स। अब ये प्लस में है, इधर ले जाओगे तो माइनस में आएगा तो 450 एक्स, ठीक, बराबर। अब बचा क्या यहाँ 700। अच्छा, इधर प्लस में है, इस 600 को उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कहेंगे 600। क्लियर। अब इसमें अगर घटाओगे तो कितना, 5 2 7, 250 एक से आ जाएगा माइनस, बराबर 600, 700 में 600 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 100, ये ना आएगा। अच्छा, अब एक्स ये बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 100/250, शून्य शून्य से उड़ा दो, है ना, तो ये हो गया। अगर दशमलव लगा दोगे तो ऊपर फिर 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, यानी 0.4 आ गया। यानी एक घटक का हमें मोल प्रभाज पता चल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक घटक का मोल प्रभाज एक्स ये बराबर आ गया 0.4। अच्छा, अतः लिख सकते हैं बी घटक का जो मोल प्रभाज होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमें पता है टोटल 1 होता है, 1 में से इतना निकालने हो जाएगा, तो 1 - 0.4 तो आ जाएगा कितना 0.6, कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। यानी हमें द्रव के मिश्रण का संगठन हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक, ले लिए, चलिए ठीक। अब एक और दिक्कत है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि हमने एक्स ये बराबर हमने निकाल लिया कितना, तो कह रहा है 0.4, और एक्स बी बराबर जो हमने निकाला वो कितना निकाला 0.6 निकाल लिया, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ, क्या कह रहा है भाई, साथ ही वाष्प परावस्था का संगठन बता दीजिए। तब ये कहाँ जाएंगे, तो कहेंगे भाई ये डाल्टन बताएंगे। कौन बताएगा, डाल्टन का नियम बताएगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके नीचे ही आप लिखेंगे डाल्टन के नियमानुसार। तो वाष्प परावस्था में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। अब सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वाष्प परावस्था में, वाष्प परावस्था के लिए, ठीक है, क्या लगाएंगे, तो कहेंगे डाल्टन का आंशिक दाब लगाएंगे। तो डाल्टन के आंशिक दाब से, या डाल्टन के नियमानुसार डाल लिखो, डाल्टन के नियमानुसार। तो डाल्टन का जो नियम है वो क्या कह रहा था, देखिए वो कह रहा था भाई पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू क्या होता है, वाई ए होता है। पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू वाई ए होता है, ठीक है। अब पी ए कैसे निकलेगा, है ना, तो पहले आपको पी ए निकालना पड़ेगा। तो पी ए पहले निकालते हैं। तो पी ए बराबर क्या होता है, तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो पी ए बराबर क्या होता है, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये यानी डाल्टन का नियम हम तब लगा सकते हैं जब हमें पी ए पता हो, और पी ए अभी नहीं पता चलेगा। पी ए कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, ठीक है। तो पहले हम पी ए और पी बी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तब ये लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है भाई पहले रूट को समझो, क्वेश्चन को समझो कि कहाँ से हम क्या निकाल, तब ना आएगा। तो पी ए हमें पता नहीं है, पी बी का जो वैल्यू निकालोगे तो पी नॉट बी इंटू एक्स वाई बी, यही ना था। तो सॉरी, यहाँ पर पी कुल था, यहाँ पर पी कुल था, यहाँ पे पी कुल था, यहाँ भी पी कुल था। तो इसका मतलब क्या था, तो यहाँ पी बी का जो मान है वो तब आएगा तब ना निकलेगा। तो पी कुल जो है, देखिए पी कुल हमें पता है, पी कुल हमें पता है, यहाँ दिया है 600, लेकिन वाई भी हमें नहीं दिया हुआ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। अब इसको लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन से, ठीक है। अब देखिए पी ए बराबर क्या होता है भाई, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक। अब पी नॉट ए जो वैल्यू है, ठीक है, तो पी नॉट ए की वैल्यू जो है वो कितना है 450,
और एक्स ए की जो वैल्यू अभी निकाले हैं वो 0.4 है। अब इसका डेसिमल हट जाएगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 चौको 16 2 18 180, यानी 180 एम एच जी आएगा पी ए। और पी बी बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे पी नॉट बी हो जाएगा इंटू एक्स बी होगा। ठीक है, अब पी नॉट बी जो होगा वो कैसे निकलेगा, पी नॉट बी दिया हुआ है 700 और एक्स बी का मान हमने निकाल लिया है तो 0.6 निकाले हैं, तो दशमलव हट जाएगा तो 7 6 42 यानी 400, अरे बाप 420 आ गया। कौन आ गया, 420 आ गया। पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं, है ना 420 बहुत बड़ा आंकड़ा आ गया, है ना। अब देखिए ये घटक का दाब है और ये बी घटक का दाब है, तो कुल दाब कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कुल दाब यानी P बराबर जो होगा वो PA प्लस PB के होगा। और PA कितना है, तो कहेंगे 180, तो यहाँ लिखोगे 180 और PB का जो मान होगा वो है आपका 420, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 600। कितना हो गया आपका, देखो 600 mmHg। अब देखिए 600 पहले भी था और 600 अब भी आया, बराबर आया ना, विश्वास हुआ कि इसका मतलब हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा पी कुल हो गया। ठीक, अब देखेंगे वाष्प परावस्था में, वाष्प परावस्था में, वाष्प परावस्था में, ठीक है, वाष्प परावस्था के, ठीक है, वाष्प परावस्था के संगठन का मोल प्रभाज, संगठन के मोल प्रभाज की गणना, मोल प्रभाज की गणना किसके अनुसार निकाल सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये डाल्टन के नियम अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे डाल्टन के नियम से ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैंने आपको जब डेरिवेशन बताया था तभी कहा कि भाई अगर वाष्प परावस्था आ जाता है तो वाष्प परावस्था से में ही हम क्या करेंगे, डाल्टन के नियम का प्रयोग करेंगे। अब डाल्टन का नियम क्या कहता है भाई, कह रहा है कि देखो पीए जो बराबर होता है, यानी किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वह उस घटक के मोल प्रभाज तथा कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये हो गया YA यानी ए घटक का मोल प्रभाज, ए घटक का मोल प्रभाज यानी YA। तो YA बराबर क्या होगा, तो कहेंगे PA, अब देखो इसको पहचान करो PA बाई P, और PA की जो वैल्यू आई है कहाँ चला गया, 180 है, तो यहाँ हो जाएगा 180 और बटे P मतलब हो गया 600, तो 180 बटे 600, अब 0 0 से उड़ा दोगे, 6 3 18, 3 आ जाएगा, 10 बचेगा, तो 3 बटे 10 बोले तो 0.3 आ जाएगा। अब एक घटक का निकल गया, दूसरे घटक का निकाल लोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार बी घटक का मोल प्रभाज किस अवस्था में रहेगा, तो हमें कहेंगे कि यह जो है वाष्प परावस्था की बात हो रही है, ध्यान में रखेंगे। तो बी घटक का क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज यानी YB। तो YB बराबर क्या हो जाएगा, तो हम वही कहेंगे कि इसका भी यही निकालेंगे क्या, तो राउल्ट के नियम के अनुसार अगर देखते तो हम कहते कि भाई PB बराबर जो होगा P नॉट B, सॉरी P कुल होगा और इंटू YB होगा, यही ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो PYB बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे P को यहाँ कर दोगे, तो PB बटे क्या हो जाएगा, कुल दाब। P कुल है, P मतलब क्या है, ये कुल दाब है, ध्यान में रखेंगे, यही है ना। अब देखिए तो YB बराबर हो गया PB बटे P कुल। अब PB का मान देखिए निकाले हैं कितना, 420, बहुत भयंकर पैमाना है 420, पता नहीं क्यों लोग बुरा मानते हैं 420 का, है ना। अब देखिए
420। अब देखिए कुल दाब कितना था भाई 600, तो यहाँ क्या लिखेंगे 600। अब कैंसिल कर देंगे 6 चौक 6 सते 42, तो हो जाएगा आपका 7 और बटे 10 बराबर 0.7, ये निकल गया। या ये तो हो गया उसका, या तो दूसरे तरीके से कहा गया कि भाई अगर एक घटक का आपका मोल प्रभाज पता है तो दूसरे घटक का मोल प्रभाज निकल जाएगा अपने आप, कैसे, एक में से घटा दो। तो अथवा करके ऐसा भी इसको पूरा गणना ना करके हम टाइम बचा सकते हैं और YB बराबर लिख सकते हैं, यानी B घटक का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस A घटक का मोल प्रभाज। तो 1 माइनस इसका कितना आया था 0.3 आया था और आएगा कितना 0.7। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन का हमने आंसर पूरा देख लिया। ठीक है, तो ये जो है इसमें मैंने पूरा नहीं मैंने, अगर आप अभी जुड़े हैं तो इसका मैंने पहले थोड़ा सा मैंने इसका क्या है ये सब कैलकुलेशन करवा दिया है, तो आप उसको देख लेंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपका पाठ निहित प्रश्न है। ठीक है, और पाठ निहित प्रश्न से क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया था। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये टॉपिक आपको या लेक्चर आपको समझ में आया है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि डेली जो लेक्चर होता है मेरा 7 से 8 चलता है। ठीक है, अगर कोई टॉपिक फंस जाता है तो मैं फिर उसे अगर आगे जो है कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, यानी 7 से यानी 8 से ऊपर भी जा सकता है। जैसे आज जो है आपका आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा जा चुका है टाइम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन है टॉपिक को ख़त्म करना है, अच्छे से समाप्त करना है। ठीक है, और अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अगर पढ़ना है तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और 7 से 8 के बीच में मैं लाइव आता हूं तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुकेश जी बोले हैं सर अपना परिचय बता दीजिए। तो अभी कह रहे हो कि हम कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग का फीस माफ़ कर दीजिए है ना, तो कोचिंग का फीस जो है वो कितना माफ़ कर दें आपका पूरा? अरे अब कोशिश आपको ये करना चाहिए कि और सर को और पैसा और ज़्यादा दें, क्योंकि और ज़्यादा लाभ मिल रहा है ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास आने से, है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो उसे आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, मैं उसको रिवाइज जरूर करूंगा, बताता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपका जो लाइफ है वो अच्छा हो और अच्छे से जानकारी आप हासिल करके यहाँ से जाएँ। ठीक है, और कंसेप्ट जो है आपका एनसीईआरटी है, मेरा कहने का मतलब है कि भाई देखो, एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हो तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओगे, कोई भी कंपटीशन दोगे तो आपका वो 100% क्या होगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, उसके बाद कुछ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल 7 से 8। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।